नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इकोनॉमी दिस वीक प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में हम पिछले एक सप्ताह की सभी महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई खबरों पर आपके साथ विस्तार से बात करते हैं ताकि इनसे संबंधित महत्वपूर्ण अवधारणाओं पर आपकी समझ को बेहतर किया जा सके। जिस अवधारणात्मक समझ का प्रयोग आप अपनी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों ही स्तरों पर कर सके, अपनी परीक्षा को क्वालिफाई करने की पृष्ठभूमि का निर्माण कर सके। तो चलिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहली खबर देखते हैं जो कि पिछले सप्ताह महत्वपूर्ण रही है। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। महत्वपूर्ण समझौता किसको लेकर के हुआ है? एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, एक मुक्त व्यापार समझौता हुआ है। मुक्त व्यापार समझौता क्या होता है? किन्हीं दो या दो से अधिक देशों के बीच या किसी एक देश या किसी महत्वपूर्ण संगठन के बीच होने वाला वस्तुओं और सेवाओं पर शुल्क की कटौती या टैरिफ की कटौती, या अगर हम किसी भी प्रकार की जो व्यापारिक अवरोध अपनाते हैं किसी देश से आयात को कम करने के लिए या निर्यात को घटाने के लिए, उन अवरोधों की समाप्ति को आप मुक्त व्यापार समझौते के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे दो या दो से अधिक देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं पर प्रशुल्क को कम किया जाता है और अगर इनके संबंध में इनके निर्यात या आयात पर किसी प्रकार का कोटा निर्धारित है तो उसको भी नगण्य स्तर पर लाने का प्रयास किया जाता है। बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जिस पर टैरिफ घटा करके 0% कर दिया जाता है और कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जिस पर टैरिफ को न्यूनतम स्तर पर लाने का प्रयास किया जाता है वस्तुओं और सेवाओं पर। इसके माध्यम से दो देशों के बीच या दो संगठनों के बीच या एक देश और एक संगठन के बीच व्यापार को बढ़ाने की कोशिश की जाती है, सेवाओं का व्यापार बढ़ाने की कोशिश की जाती है, निवेश का बेहतर माहौल बनाने की कोशिश की जाती है ताकि दोनों देशों में एक दूसरे की कंपनियां निवेश कर सके और व्यापार को और ज्यादा बढ़ावा दिया जा सके। तो भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच काफी समय से ये वार्ता चल रही थी कि दोनों देश मुक्त व्यापार समझौता कर लें। जैसे ही ब्रेक्जिट की घटना घटी, यानी जब यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से बाहर हुआ, उसके बाद भारत और यूके के बीच मुक्त व्यापार समझौते को लेकर के वार्ताओं में तेजी आई थी और अब हमें एक महत्वपूर्ण समझौता देखने को मिला है और दोनों ही देशों के प्रधानमंत्री यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इस समझौते को एक लैंडमार्क समझौता बताया है, एक मील का पत्थर समझौता बताया है दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों में। तो समझौता द्विपक्षीय व्यापार को, निवेश को, रोजगार को और दोनों देशों की आर्थिक तंत्र में नवाचार को यानी इनोवेशन को बढ़ावा देगा, उसको गति देने का काम करेगा। इस समझौते का एक महत्वपूर्ण पक्ष है डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन। यानी डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन का सीधे तौर पर मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अस्थायी काम के लिए जो एक दूसरे के कर्मचारी अन्य देशों में काम कर रहे हैं यानी एक दूसरे के देशों में काम कर रहे हैं, उनको केवल अपने देश में ही सामाजिक सुरक्षा योगदान देना होगा। आप जानते हैं कि भारत से बहुत से ऐसे कर्मकार हैं जो कि यूनाइटेड किंगडम में अस्थायी रूप से काम करने के लिए जाते हैं। अब ये क्या करते हैं कि जब ये काम करने के लिए जाते हैं तो ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ के अंतर्गत भी अपना एक सामाजिक सुरक्षा योगदान करते हैं और वहां का जो नेशनल इंश्योरेंस स्कीम है, वहां की जो सामाजिक सुरक्षा प्रणाली है यूके की, उसमें भी ये निवेश करते हैं। तो एक प्रकार से इन्हें दोनों ही देशों में सामाजिक सुरक्षा के लिए अपनी राशि देनी पड़ती है। इससे इनका जो बचत है वो कम हो जाती है क्योंकि दोनों देशों में इनके द्वारा कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है। अब एफटीए हो जाने के बाद दोनों देशों के बीच उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा ये है डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन, यानी एक देश के नागरिक को, अगर भारत का कोई अस्थायी नागरिक यूके में है तो उसे डबल कंट्रीब्यूशन सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में नहीं करना होगा, केवल भारत में ही वो सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत अपना योगदान कर दे, उसी से उसका काम चल जाएगा। इससे उसकी बचत को हमने बढ़ा दिया है, जिस बचत का प्रयोग वो निवेश में कर सकता है या अन्य उपभोक्ता वस्तुओं को खरीदने में भी कर सकता है। वस्त्र, ऑटोमोबाइल सेक्टर, शराब, सौंदर्य प्रसाधन, चिकित्सा उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसे क्षेत्र हैं जिन के अंतर्गत शुल्कों में दोनों देश कटौती करेंगे। और इसके एक महत्वपूर्ण उदाहरण के रूप में हम देखेंगे कि भारत को किस प्रकार से लाभ हो सकता है, विशेष तौर से वस्त्र सेक्टर में, टेक्सटाइल सेक्टर में। उसके उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे भारत को ब्रिटेन में कपड़े, जूते, खाद्य उत्पादों पर लगभग सभी शुल्कों में छूट प्राप्त हो गई है और इससे भारत का ब्रिटेन को होने वाला या यूनाइटेड किंगडम को होने वाला जो निर्यात है इन क्षेत्रों का, वो भविष्य में बढ़ने की उम्मीद है।
वस्त्र और परिधान सेक्टर को एक उदाहरण के रूप में हमने तो उसको देख लेते हैं। जैसे एफटीए के तहत, मुक्त व्यापार समझौते के तहत भारतीय वस्त्र और परिधान उत्पादों पर ब्रिटेन द्वारा या यूनाइटेड किंगडम द्वारा लगने वाले अधिकांश शुल्क समाप्त कर दिए गए हैं, ये समाप्त किए जाएंगे। इससे भारतीय निर्यातकों को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलेगा, यानी उन्हें अब उतने कंपटीशन का सामना ब्रिटेन में, यूनाइटेड किंगडम में नहीं करना पड़ेगा जितना पहले करना पड़ता था, क्योंकि अब उनके उत्पाद ब्रिटेन में सस्ते हो जाएंगे, जिससे उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी, उनकी बिक्री भी बढ़ने की संभावना है और ब्रिटिश बाजार में उनकी हिस्सेदारी इससे बढ़ जाएगी। भारतीय वस्त्र उद्योग को सस्ती लॉजिस्टिक्स, तेज डिलीवरी और ड्यूटी फ्री एक्सेस भी मिलेगा। एक प्रकार से आप देख सकते हैं कि भारतीय जो वस्त्र सेक्टर है, भारतीय टेक्सटाइल है, उसको अगर एक बुनियादी ढांचागत सुविधाएं बहुत ही सस्ते रेट पर प्राप्त हो जाएंगी, उसके उत्पादों की तेज डिलीवरी होगी और ड्यूटी फ्री एक्सेस होगा ब्रिटेन में, तो इससे भारत के वस्त्र निर्यात को बढ़ाने में मदद मिलेगी और ये समझौता मेक इन इंडिया और एक्सपोर्ट प्रमोशन के भारतीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि मेक इन इंडिया को ये बल प्रदान करेगा। अगर भारत के वस्त्रों की डिमांड ब्रिटेन में, यूके में बढ़ती है, तो उसका सीधा सा मतलब है कि भारत में उसका उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, जो कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम की धारणा को सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाएगा और साथ ही एक्सपोर्ट प्रमोशन को भी बढ़ावा देगा। तो वस्त्र सेक्टर पर, परिधान सेक्टर पर यह प्रभाव होगा। भारत के वस्त्र सेक्टर के सामने, टेक्सटाइल सेक्टर के सामने कई प्रकार की चुनौतियां भी हैं भारत के संदर्भ में, क्योंकि अगर हम अपने वस्त्र सेक्टर को ब्रिटेन में स्थापित करना चाहते हैं तो हमें कुछ प्रमुख चुनौतियों का निपटारा भी भारत में करना होगा। उनमें से एक चुनौती यह है कि भारत में जो लॉजिस्टिकल एक लागत है टेक्सटाइल सेक्टर की, वो ज्यादा है और उस लॉजिस्टिक्स जो लागत है उसको हमें कम करना पड़ेगा। इस लागत से सीधा मतलब क्या होता है, सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने, जैसे परिवहन की लागत या अन्य डिलीवरी की लागत, उस लागत को हमें कम करना है, यानी जो उच्च लॉजिस्टिक्स लागत है उसको कम करना है। साथ ही हमारे यहाँ बिजली की जो दरें हैं वो ज्यादा है। अगर अन्य देशों से हम कंपैरिजन करें, वियतनाम से और चीन से, तो हमें एक प्रोडक्शन यूनिट, किसी भी चीज का उत्पादन करने में, एक यूनिट प्रोडक्ट का उत्पादन करने में जितनी बिजली खर्च होती है, चीन में और वियतनाम में उससे कम बिजली खर्च होती है, या उसकी बिजली की लागत, बिजली उतनी ही खर्च होती हो लेकिन उसकी लागत कम बैठती है। यानी हमें बिजली की दरों को कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धी बनाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, अगर अंतरराष्ट्रीय मार्केट में टेक्सटाइल सेक्टर को स्थापित करना है। इसी प्रकार से कई भारत में ऐसे कारखाने हैं जो पुरानी प्रौद्योगिकी के आधार पर चल रहे हैं, पुरानी टेक्नोलॉजी, तकनीक के आधार पर चल रहे हैं, उन्होंने नई तकनीक को नहीं अपनाया है। तो प्रौद्योगिकी उन्नयन की भी एक कमी है, उस कमी को भी दूर करने की आवश्यकता है। साथ ही प्रतिस्पर्धी देशों जैसे बांग्लादेश, वियतनाम की तुलना में भारत की उत्पादन लागत अधिक है। इन्हीं कारणों से ये अधिक है और बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों में ये जो लागतें हैं ये कहीं ना कहीं भारत से कम है और इस मामले में भारत को प्रतिस्पर्धात्मक बनना पड़ेगा, इन कमियों को दूर करना होगा। साथ ही भारत में एक अनौपचारिक मजदूरी ढांचा मौजूद है। अनौपचारिक मजदूरी ढांचे का क्या मतलब है, यानी जहां जब मजदूर किसी सेक्टर में काम करता है तो वहां पर एक अनुबंधहीनता की स्थिति देखने को मिलता है, उसे कोई स्थायी रोजगार नहीं मिलता है, बल्कि अस्थायी तौर पर वो एक स्थान पर लगातार रोजगार करते चला जाता है। ना ही उसे किसी प्रकार का स्वास्थ्य बीमा मिलता है, ना ही उसे किसी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा मिलती है। इस तरह की स्थितियों को जो विदेशी कंपनियां हैं वो बहुत नकारात्मक तरीके से लेती हैं, और अगर कोई कारखाने में इस प्रकार का उत्पादन होता है जहां पर अनुबंधहीनता की स्थिति देखने को मिलती है, स्वास्थ्य बीमा और सामाजिक सुरक्षा जैसी योजनाओं की कमी देखने को मिलती है, तो उससे विदेशी कंपनियां किसी भी प्रकार का आयात करते हुए हिचकती हैं। इसलिए भारत को अपने अनौपचारिक मजदूरी ढांचे में परिवर्तन करना होगा। महिलाओं की भी भागीदारी को भारत को बढ़ाना पड़ेगा। अगर भारत अलग अलग सेक्टर में, विशेष तौर से वस्त्र और परिधान सेक्टर में प्रतिस्पर्धी बनना चाहता है, क्योंकि हमारी कार्यशील जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा महिलाओं के रूप में बाहर रह जाता है अगर महिलाएं श्रम भागीदारी नहीं करती हैं। इसलिए महिलाओं को कौशल, स्किल प्रदान करने की आवश्यकता है और स्किल प्रदान करके उनकी भागीदारी को श्रम बल में बढ़ाने की आवश्यकता है। साथ ही गुणवत्ता मानकों की विविधता, भारत में आज भी जो गुणवत्ता मानक है
वो विकसित देशों, विशेष तौर से पश्चिमी यूरोप के देशों और अमेरिकी देशों से कम रह जाते हैं। इसलिए भारत को गुणवत्ता मानकों में भी सुधार करने की आवश्यकता है अगर वो निर्यात संबंधी बाधाओं को दूर करना चाहता है। इसके अलावा हरित उत्पादन की दिशा में धीमी प्रगति वैश्विक खरीदारों के लिए एक चिंता का विषय है। आजकल विशेष तौर से पश्चिमी यूरोप के देश और उत्तरी अमेरिका के देशों में एक चलन है कि वे उन्हीं उत्पादों को खरीदते हैं जिन उत्पादनों की प्रक्रिया में हरित ऊर्जा का इस्तेमाल हुआ हो, यानी उनके उत्पादन की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार से ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को बढ़ावा न मिलता हो। इस बात का विशेष तौर से ध्यान में रखा जा रहा है यूरोपीय देशों द्वारा और उत्तरी अमेरिका के देशों द्वारा। इसलिए भारत अगर वहां पर अपनी बाजार को निर्मित करना चाहता है तो उसे अपनी उत्पादन की प्रक्रियाओं में हरित ऊर्जा संसाधनों को ज्यादा से ज्यादा अपनाने की आवश्यकता है, जिससे ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कम हो। भारत ने इसके लिए कई प्रयास किए हैं। भारत ने वस्त्र सेक्टर में या भारत ने अपने निर्यात सेक्टर को आगे बढ़ाने के कई महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। उनमें से एक प्रयास आप जानते होंगे, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। अगर कोई भी सेक्टर, विशेष तौर से कुछ खास सेक्टर चुने गए हैं, वो अपने प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, अपने निर्यात को बढ़ाते हैं, तो सरकार उसको सहायता प्रदान करती है, नकद सहायता, ताकि वो टेक्नोलॉजी को अपना सके, बेहतर उत्पादन कर सके, अपने निर्यात को बढ़ा सके, आधुनिक टेक्नोलॉजी के आधार पर अपनी दक्षता को भी बढ़ा सके। तो इस और मैनेजमेंट स्किल को भी, जो बेहतर मैनेजमेंट स्किल है, बेहतर प्रबंधन तकनीक है, उसको भी अपना सके। तो महत्वपूर्ण स्कीम है भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के अंतर्गत। इसी प्रकार से मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम, जो कि पहले चलती थी, पुराने समय में चलने वाली स्कीम थी, जो निर्यातकों को उनके निर्यात मूल्य पर सब्सिडी प्रदान करती थी। उसके स्थान पर अब एक नई स्कीम आई है, वो है रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। इसका उद्देश्य है निर्यात के दौरान जो अप्रत्यक्ष कर या शुल्क लगते हैं उन्हें वापस देना, ताकि निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके। इसी प्रकार से भारत 7 महत्वपूर्ण स्थानों पर टेक्सटाइल पार्क भी बना रहा है, ताकि टेक्सटाइल के क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके। तो इस प्रकार के नीतिगत प्रयास किए जा रहे हैं। एफटीए के माध्यम से भारत और ब्रिटेन के बीच उच्च मानक बाजारों तक, भारत और ब्रिटेन जैसे उच्च मानक बाजारों तक ड्यूटी फ्री पहुंच मिलेगी। यानी भारत को ब्रिटेन के जो हाई स्टैंडर्ड मार्केट हैं उन तक पहुंच स्थापित होगी भारत की, और ड्यूटी फ्री पहुंच स्थापित होगी। इसलिए भारत को भी अपने निर्यात मानकों में बेहतर सुधार करने की आवश्यकता है, अपनी प्रोडक्शन जो क्वालिटी है उसको भी बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके अलावा डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन, यानी यहां हम सामान्य तौर से बात कर रहे हैं, जो डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन भारत और यूके के बीच हुआ है एफटीए के अंतर्गत, उससे श्रमिक गतिशीलता को बढ़ावा मिलेगा। एक दूसरे के यहाँ जो मोबिलिटी है श्रमिकों की, उसको बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि अब उनकी बचत होगी। उन्हें सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक ही देश में कंट्रीब्यूशन करना होगा और कर्मचारी लागत इससे घटेगी। सरकार की अब उत्पादन क्षमता, हरित टेक्नोलॉजी, ब्रांडिंग पर अधिक निवेश करने की आवश्यकता है। सरकार को अब चाहिए कि वो अपने निर्यात को अगर बढ़ाना चाहता है और इस एफटीए का पूर्ण रूप से लाभ उठाना चाहता है, तो वो अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाए, ग्रीन टेक्नोलॉजी को अपनाए और अपनी ब्रांडिंग पर भी ध्यान दे, मार्केटिंग पर भी ध्यान दे, अपने उत्पादों की ब्रांडिंग करें। तो ये इस तरह के लाभ भारत को हो सकते हैं अलग अलग सेक्टर में। परिधान सेक्टर, वस्त्र और परिधान सेक्टर के माध्यम से हमने समझ लिया। अगला जो हमारा टॉपिक है वो खुदरा मुद्रास्फीति से जुड़ा हुआ है। ये 6 वर्षों के न्यूनतम स्तर पर आ गई है और इसलिए इस पर चर्चा करना महत्वपूर्ण रूप से जरूरी हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। मुद्रास्फीति, खुदरा मुद्रास्फीति का सामान्य मतलब क्या होता है? खुदरा मुद्रास्फीति ऐसी दर होती है जिस दर के माध्यम से आपको पता लगता है कि आपके द्वारा जो इस्तेमाल होने वाली आवश्यक वस्तुएं हैं, आवश्यक सेवाएं हैं, समय के साथ उनमें कितनी बढ़ोतरी या घटोतरी हो रही है, उनमें कितना परिवर्तन आ रहा है उनकी कीमतों में। इसका पता आपको कहां से लगता है? खुदरा मुद्रास्फीति से लगता है। अप्रैल 2025 और खुदरा मुद्रास्फीति का सबसे महत्वपूर्ण किसके द्वारा मापी जाती है? सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये एक महत्वपूर्ण आर्थिक संकेतक है और इसमें कुछ महत्वपूर्ण वस्तुएं शामिल होती हैं जो आवश्यक वस्तुएं हैं। उन आवश्यक वस्तुओं में कौन कौन सी चीजें होती हैं? जैसे उन आवश्यक वस्तु में आपके द्वारा खान पान में इस्तेमाल होने वाली चीजें, जैसे दूध, आटा, दाल, सब्जियां जैसी चीजें उसमें शामिल होती हैं। साथ ही आप परिवहन पर कितना खर्च करते हैं, ईंधन पर कितना खर्च करते हैं, दवाइयां पर कितना खर्च करते हैं और शिक्षा पर आप कितना खर्च करते हैं।
इसका जो ये सारा बास्केट है ये सीपीआई के अंतर्गत इस्तेमाल होता है, सीपीआई के ही अंतर्गत आता है और इसके माध्यम से हमें पता लगता है कि इन सभी वस्तुओं के खर्च में कितनी बढ़ोतरी हो रही है या घटोतरी हो रही है, इन सभी वस्तुओं की कीमतों में किस प्रकार से समय के साथ बदलाव आ रहा है। इसका प्रभाव आप देख सकते हैं, मान लिया कोई भी व्यक्ति है, उसने कुछ खास वस्तुओं पर जनवरी के माह में 5,000 रुपए खर्च किए और अप्रैल में उसे उन्हीं वस्तुओं पर खर्च जो है उसका वो 5200 रुपए हो गया। तो आप देखिए कि किस प्रकार से उसकी मुद्रास्फीति बढ़ोतरी हुई है, उसका खर्च बढ़ा है। और किस तरह से आप इसका आकलन करेंगे, इसमें खर्च में अंतर कितना आया है, 200 रुपए आया। पहले खर्च कितना था, 5,000 रुपए था। तो मुद्रास्फीति कितनी बढ़ी है, अगर आप इसे इस प्रकार से निकालें तो आपको पता लगेगा कि मुद्रास्फीति में 5 + 20 4% की बढ़ोतरी हुई है। तो इसका जो खर्च है वो 200 रुपए केवल वस्तुओं की कीमतें बढ़ने से बढ़ गया है। तो इसका हमें पता कैसे लगे कि मुद्रास्फीति बढ़ रही है, इसका पता हमें सीपीआई से पता लगता है, जो हमें बताता है कि खुदरा मुद्रास्फीति यानी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में समय के साथ कितना बदलाव आ रहा है, किस दर से बदलाव आ रहा है। अप्रैल 2025 में भारत की जो खुदरा मुद्रास्फीति है वो कितने प्रतिशत रही है, 3.16% पर आ गई है, जो 6 वर्षों में सबसे कम है। आरबीआई ने अपना एक टारगेट भी बनाया हुआ है कि मुद्रास्फीति कितनी होनी चाहिए भारत में, 4 ± 2, यानी मुद्रास्फीति 6 तक जा सकती है, 6 तक, और मुद्रास्फीति 2 तक जा सकती है। लेकिन 4 उसने एक मानक अपनाया है कि 4% तक वो मुद्रास्फीति को रखेगा और इसको किसी भी हालत में 6% से ऊपर नहीं जाने देगा और 2% से नीचे नहीं आने देगा। ये आरबीआई का एक मानक है। मार्च में कितनी रही थी खुदरा मुद्रास्फीति, 3.34% रही थी। लगातार तीसरा महीना है जब मुद्रास्फीति आरबीआई के 4% के लक्ष्य से नीचे रही है, ये लगातार तीसरा महीना है। खाद्य वस्तुओं की कीमतों में गिरावट इस कमी का मुख्य कारण माना जा रहा है। हाल ही में खाद्य वस्तुओं की कीमतों में गिरावट आई है। ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति और भी कम है, वहां पर 2.92% है और शहरी क्षेत्रों में थोड़ी सी ज्यादा है, 3.36% है। हालांकि ये 4% के मानक से फिर भी कम है। खुदरा मुद्रास्फीति क्या होती है, वह दर होती है जिससे उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ती हैं। यानी ये दिखाता है कि समय के साथ किस प्रकार से अलग अलग आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन आ रहा है और मुख्य रूप से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के माध्यम से इसको मापा जाता है। और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में एक बास्केट होता है अलग अलग वस्तुओं का, जिसके आधार पर वो मापता है कि खुदरा मुद्रास्फीति कितनी है। तो सीपीआई में कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं, जैसे खाद्य वस्तुएं शामिल होती हैं, ईंधन शामिल होता है, कपड़े पर आपने कितना खर्च किया है, आप कितना किराया दे रहे हैं, आप शिक्षा पर खर्च कितना कर रहे हैं, दवाइयों पर कितना कर रहे हैं, ईंधन पर कितना कर रहे हैं, ये सारी चीजें उपभोक्ता वस्तुएं जो आवश्यक होती हैं वो सीपीआई के माध्यम से ही उनका मापा जाता है कि कितनी कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। इसका प्रभाव क्या है, इसका प्रभाव यह है कि अगर मुद्रास्फीति बढ़ती है तो इससे आपका खर्च बढ़ जाएगा, आपकी खर्च बढ़ेगा तो खरीदने की क्षमता घट घट जाएगी। जैसे पहले जो वस्तुएं आपको 5,000 रुपए में प्राप्त हो रही थी अब वो 5200 में प्राप्त होती हैं, तो स्वाभाविक है कि आपकी जो खरीदने की क्षमता है चीजों को वो घट जाएगी। जब मुद्रास्फीति अधिक होती है तब आपकी खरीदने की क्षमता घट जाती है। नीतिगत दरों को भी प्रभावित करती है, जैसे आरबीआई ब्याज दरों में कटौती या वृद्धि कर सकता है। जैसे अगर मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा हो गई, आप इस प्रकार से मानिए कि मुद्रास्फीति 7% हो गई, तो मुद्रास्फीति 7% से नीचे आए इसके लिए क्या करने की जरूरत है, आरबीआई को अपनी नीतिगत दरों में, ब्याज दरों में बढ़ोतरी करने की आवश्यकता है। अगर आरबीआई अपने आप नीतिगत दर में बढ़ोतरी कर देता है, यानी आप क्या कह सकते हैं कि रेपो रेट अगर आरबीआई ने अपना बढ़ा दिया, रेपो रेट अगर बढ़ा दिया, मान लिया पहले रेपो रेट 6% था उसको 6.5% पर कर दिया, तो इससे क्या होगा, इससे अलग अलग जो वाणिज्यिक बैंक है, जो कमर्शियल बैंक है, वो भी आगे अपनी ब्याज दरों को बढ़ा देंगे। ब्याज दरों को बढ़ाएंगे तो लोग इनसे पैसा कम खर्च लेंगे, इनसे पैसा कम उधार लेंगे, और कम उधार अगर लेंगे अलग अलग चीजों के लिए तो मार्केट में पैसे की आपूर्ति क्या होगी, पैसे की आपूर्ति, मुद्रा की आपूर्ति घट जाएगी। और जब मुद्रा की आपूर्ति घटेगी तो अलग अलग उपभोक्ता वस्तुओं पर खर्च कम होगा, और खर्च कम होगा तो वो जो उनकी कीमतें हैं वो नीचे आएंगी। अगर लोग कम चीजें खरीदेंगे तो कीमतें नीचे आएंगी। इसका ठीक उलट प्रभाव तब होगा अगर मुद्रास्फीति बेहद ज्यादा कम हो गई है, तो मुद्रा की आपूर्ति को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा मार्केट में,
और इसके ठीक उलट प्रभाव, ठीक उलट कदम आरबीआई के द्वारा उठाए जाएंगे। तो इस प्रकार से आरबीआई अपनी नीतिगत दरों में बढ़ोतरी और घटोतरी करता है कि किस प्रकार की मुद्रास्फीति बनी हुई है उसके आधार पर। घरेलू बजट का भी प्रभाव पड़ता है, मुद्रास्फीति का निश्चित रूप से पड़ता है, खासकर निम्न और मध्यम वर्ग आय के लोगों पर। कम मुद्रास्फीति से रिजर्व बैंक को ब्याज दरों में कटौती करने का एक प्रकार से अवसर मिल जाता है। अगर कम मुद्रास्फीति है तो आरबीआई का क्या करता है कि ब्याज दरों में कटौती कर देता है। आपने देखा कि किस प्रकार से अधिक मुद्रास्फीति है तो ब्याज दरें बढ़ा देगा, ब्याज दरें बढ़ाएगा, जिससे मुद्रा की आपूर्ति कम हो जाएगी बाजार में और वस्तुओं की कीमतें गिरेंगी। कम मुद्रास्फीति में क्या करेगा, रिजर्व बैंक ब्याज दरों में कटौती करेगा और बाजार में मुद्रा की आपूर्ति को बढ़ाने का प्रयास करेगा, जिससे क्या होगा, अगर बाजार में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ेगी, ज्यादा लोग ज्यादा से ज्यादा उधार लेंगे और अलग अलग क्षेत्रों में निवेश करेंगे, तो इससे आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन मिलेगा, आर्थिक समृद्धि की स्थिति देखने को मिलेगी। मुद्रास्फीति और उसके मापन के तरीके, आपने एक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक देखा जो आम उपभोक्ता द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं की कीमतों में बदलाव को मापता है, और दूसरा है थोक मूल्य सूचकांक जो कि थोक बाजार में वस्तुओं की कीमतों में बदलाव को दर्शाता है। खाद्य जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है उसमें खाद्य वस्तुएं लगभग 50% का हिस्सेदारी रखती हैं, और अप्रैल 2025 में खाद्य मुद्रास्फीति 1.78% रही है। मार्च में ये 2.69% थी। आपने देखा कि खाद्य मुद्रास्फीति में कमी ही वस्तुतः खुदरा मुद्रास्फीति में कमी का एक प्रमुख कारक रहा है। सब्जियों के दाम में भी गिरावट देखने को मिली है, 11% ये हुए हैं। वर्ष दर वर्ष आधार पर 11% की गिरावट सब्जियों के दाम में हमें देखने को मिली है। अनाज की महंगाई की बात करें तो मार्च में ये महंगाई 5.93% थी, और ये जो इसका इन्फ्लेशन है ये 5.35% हो गया है। अब दालों के दाम की अगर हम बात करें तो इसमें हम 5.23% की गिरावट देखते हैं। यहाँ पर एक अंतर को समझ लेते हैं, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और डब्ल्यूपीआई यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स का। यहाँ पर होलसेल प्राइस इंडेक्स है, यहाँ पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। अगर दोनों ही स्तरों की बात करें तो ये थोक स्तर पर वस्तुओं के कीमतों में बदलाव को मापता है, और ये खुदरा स्तर पर, रिटेल स्तर पर वस्तुओं की कीमतों में होने वाले बदलाव को मापता है। डब्ल्यूपीआई का जो फोकस होता है वो निर्माताओं और वितरकों पर होता है, और सीपीआई का जो फोकस होता है वो उपभोक्ताओं पर होता है। डब्ल्यूपीआई द्वारा अपने जो इंडेक्स होता है उसमें सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता, और सीपीआई द्वारा सेवाओं को भी शामिल किया जाता है। डब्ल्यूपीआई का उपयोग सरकारी मूल्य नीति के अंतर्गत भी किया जाता है, थोक महंगाई के निर्धारण में किया जाता है, और सीपीआई के को देख करके आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति में बदलाव करती है, और इससे हमें उपभोक्ता महंगाई का पता चलता है, इससे थोक महंगाई का हमें पता चलता है। ये दो महत्वपूर्ण अंतर है सीपीआई के और डब्ल्यूपीआई के, ये अंतर आपने समझ लिए। अब हम बेरोजगारी दर पर बात करते हैं। भारत में पहली बार मासिक आधार पर मासिक बेरोजगारी आंकड़े जारी किए गए हैं। आंकड़े कब जारी किए गए हैं? 15 मई 2025 को। अप्रैल 2025 में बेरोजगारी दर कितनी रही है? यानी अब 15 मई 2025 को आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, ये लेकिन ये आंकड़े अप्रैल के हैं। अप्रैल 2025 में भारत में बेरोजगारी दर इन मासिक आंकड़ों के अनुरूप 5.1% रही है, जो 15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए है। यानी यहाँ पर जो मापन किया गया है कामकाजी जनसंख्या के संदर्भ में किया गया है, यानी 15 वर्ष से अधिक उम्र के, 15 वर्ष और 15 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए बेरोजगारी दर भारत में अप्रैल 2025 में 5.1% रही है। ये डेटा किसके द्वारा दिया गया है? पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के द्वारा दिया गया है, जो कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के द्वारा जारी किया जाता है, और इसके अंतर्गत जो करंट वीकली स्टेटस पद्धति के तहत आंकड़े एकत्र किए गए हैं। करंट वीकली स्टेटस में सामान्य तौर से ये देखा जाता है कि पिछले 7 दिनों में किसी व्यक्ति को अगर एक दिन भी रोजगार मिला है, एक दिन भी उसने काम किया है, तो सामान्यतः उसको रोजगार वाला व्यक्ति मान लिया जाता है, बेरोजगार नहीं माना जाता है। अब तक रोजगार से संबंधित जो आधिकारिक आंकड़े हमारे पास आते थे वो केवल शहरी क्षेत्रों के लिए आते थे, और शहरी क्षेत्रों के लिए तिमाही स्तर पर आते थे, और राष्ट्रीय स्तर पर जो आंकड़े आते थे वो वार्षिक रूप से आते थे। यानी शहरी क्षेत्रों के लिए तिमाही आंकड़े आते थे रोजगार के, और राष्ट्रीय स्तर पर वार्षिक आंकड़े आते थे रोजगार से संबंधित। मासिक डेटा प्रकाशन से वास्तविक समय में श्रम बाजार की स्थिति समझने में मदद मिलेगी। यानी अगर मासिक तौर पर ये बेरोजगारी का डेटा हमारे सामने आता है तो हमें
श्रम बाजार की स्थिति के बारे में लगातार हम अवगत रहेंगे और उसी के आधार पर सरकार कदम भी उठा सकती है बेरोजगारी को दूर करने के अंतर्गत। कुछ प्रमुख आंकड़ों पर बात कर लेते हैं। जैसे कुल बेरोजगारी दर हमने अप्रैल 2025 में देखी 5.1%। पुरुषों के अंतर्गत ये बेरोजगारी 5.2% थी और महिलाओं में थोड़ी कम थी 5%। शहरी बेरोजगारी दर 6.5% रही, ग्रामीण बेरोजगारी दर 4.5% रही। ये भी यहाँ पर 2% का अंतर हमें देखने को मिलता है कि थोड़ा सा ये अंतर बना हुआ है, ग्रामीण बेरोजगारी दर कम है। श्रम भागीदारी दर यानी ऐसी जनसंख्या जो कि काम करना चाहती है और काम ढूंढ रही है, रोजगार में है, या ऐसी जनसंख्या जिसके पास अभी काम नहीं है लेकिन काम ढूंढ रही है, और ऐसी जनसंख्या जो काम करना चाहती है लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा, तो उसकी भागीदारी कितनी है श्रम बल में। ऐसे उसकी श्रम बल भागीदारी दर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 55.6% है। और यहाँ पर ग्रामीण और पुरुष शहरी और महिलाओं से संबंधित ये महत्वपूर्ण आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं। अब इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका महत्व क्या है और इसका किस प्रकार का प्रभाव होगा अगर हम मासिक आधार पर डेटा प्रदान करते हैं। जैसे मासिक डेटा अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है और नीति निर्धारकों को अपने किसी भी प्रकार से नीति निर्माण में, नीति को गति देने में एक प्रकार से मदद करेगा और सटीकता भी प्रदान करेगा। वो सटीक तरीके से किसी नीति का निर्माण कर सकते हैं अगर उन्हें ये पता हो कि वास्तव में वर्तमान में बेरोजगारी है कितनी। महिला श्रम भागीदारी में जबरदस्त असमानता उजागर हुई है इन आंकड़ों के माध्यम से, यानी महिलाओं की कम भागीदारी है श्रम बल में और विशेषकर महिलाओं की भागीदारी शहरी क्षेत्रों में कम देखने को मिली है। तो इस भागीदारी को बढ़ाने की आवश्यकता है। सरकारी आंकड़े जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुमान है उससे कम बेरोजगारी दर्शाते हैं, यानी उसके द्वारा जो बेरोजगारी दर्शाई गई है वो 7.73% दिखाई गई है और इसके द्वारा कितने दिखाई गई है 5.1%। तो सरकारी आंकड़े कम बेरोजगारी दिखा रहे हैं जिससे सरकारी और निजी क्षेत्रों के बीच एक अंतर भी स्पष्ट होता है। तो इस अंतर को भी समझने की आवश्यकता है ताकि हमारे नीति निर्माण में एक सटीकता आए। ग्रामीण भारत में श्रम भागीदारी शहरी भारत से अधिक है जो कृषि और असंगठित क्षेत्र की भूमिका को महत्वपूर्ण रूप से प्रदर्शित करती है। तो ग्रामीण भारत में जो श्रम भागीदारी है वो शहरी भारत से क्या है, अधिक है और कृषि और असंगठित क्षेत्र की भूमिका को ये प्रदर्शित करती है क्योंकि कृषि और असंगठित क्षेत्र ग्रामीण भारत में बहुत बड़े स्तर पर रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र है। अब एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट पर बात करते हैं जो आर्थिक समृद्धि से जुड़ी हुई है और संयुक्त राष्ट्र के द्वारा प्रस्तुत की गई है। रिपोर्ट है द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स, यानी विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाओं से संबंधित रिपोर्ट है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी की गई है एज ऑफ मिड 2025 के मध्य के समान मध्य की स्थिति यहाँ पर बताई गई है। इस रिपोर्ट को 16 मई 2025 को जारी किया गया है। रिपोर्ट में वैश्विक अर्थव्यवस्था और अलग अलग देशों की अर्थव्यवस्थाओं की मध्यम अवधि की आर्थिक स्थिति का एक मूल्यांकन, एक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। और ये रिपोर्ट कहती है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था अनिश्चितता और व्यापार तनाव के दौर से गुजर रही है। जिस प्रकार से अमेरिका अलग अलग देशों से आयातित वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ा रहा है, विशेष तौर से चाइना पर जिस हिसाब से टैरिफ बढ़ाया गया है उसको लेकर के व्यापार के अंतर्गत एक अनिश्चितता बढ़ी है। टैरिफ वृद्धि और नीति अनिश्चितता से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बाधा उत्पन्न होने की संभावना है और निवेश में भी गिरावट होने की संभावना है। वैश्विक जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान वर्ष 2025 के लिए 2.4% है और 2026 के लिए यह अनुमान 2.5% है। तो इस तरह के अनुमान जताए गए हैं। भारत के विकास के संदर्भ में भी कुछ महत्वपूर्ण स्थितियां प्रदर्शित की गई हैं। जैसे भारत की वर्ष 2025 के लिए जीडीपी वृद्धि दर को घटाकर के कितना कर दिया गया है, 6.3% कर दिया गया है। पहले ये कितनी थी, जनवरी माह में ये 6.6% थी। इसी प्रकार से अगर आप वर्ष 2024 में भारत की विकास दर की बात करें तो इसका अनुमान बताया गया है, भारत की अनुमान नहीं, वर्ष 2024 में भारत की विकास दर कितनी थी, 7.1% थी। वर्ष 2026 के लिए यह अनुमानित दर भारत की कितनी रहेगी, इस रिपोर्ट के अनुसार 6.4%, यानी वर्ष 2026 में भारत 6.4% की वृद्धि दर हासिल करेगा। और यह वृद्धि दर क्यों हासिल करेगा, क्योंकि भारत में जो निजी उपभोग है, जो प्राइवेट कंजप्शन है, वो मजबूत स्थिति में है। इसके अलावा सरकार भी अलग अलग क्षेत्रों में अपना निवेश कर रही है।
तो सरकारी निवेश की स्थिति भी मजबूत है और भारत का जो सेवा क्षेत्र का निर्यात है अलग अलग देशों में, जो भारत का एक्सपोर्ट है सर्विस सेक्टर का, वो भी मजबूत बना हुआ है और ये सारी स्थितियां भारत को एक सकारात्मक दिशा में लेकर के जाती हैं। इसी प्रकार से भारत में जो बेरोजगारी दर है, जिसके आंकड़े अभी हमने देखे, वो स्टेबल है, स्थिर है। हालांकि भारत को लिंग आधारित असमानता को जैसी स्थितियों को दूर करना होगा ताकि वो अपनी महिला जनसंख्या का भी श्रम बल में ठीक तरीके से प्रयोग कर सके, और ठीक तरीके से अगर प्रयोग करेगा और लिंग आधारित असमानता को दूर करेगा तो भारत में आर्थिक स्थितियां और ज्यादा बेहतर होंगी। इसी प्रकार से वर्ष 2025 में भारत में जो महंगाई दर है वो घट करके 4.3% हो सकती है। वर्ष 2024 में ये महंगाई दर 4.9% रही है। आरबीआई ने फरवरी 2025 में नीतिगत दरों में कटौती की शुरुआत कर दी है और पूर्व में ये 6.5% थी। पहले इसको 6.5% से घटा करके कितना किया गया, 6.25% किया गया। फिर इसको 6.25% से घटा करके 6% कर दिया गया। यानी लगातार आरबीआई भी अपने रेपो रेट में परिवर्तन कर रहा है और आर्थिक समृद्धि को कहीं ना कहीं बढ़ाने का प्रयास आरबीआई लगातार कर रहा है। वैश्विक आर्थिक परिदृश्य किस प्रकार का बना हुआ है? वैश्विक व्यापारिक तनाव, नीति अनिश्चितता और भू राजनीतिक अस्थिरता से निवेश और विकास प्रभावित हो रहे हैं। व्यापार तनाव, आपने देखा कि अमेरिका ने जिस प्रकार से शुल्कों को बढ़ाया है, टैरिफ को बढ़ाया है, इससे अलग अलग देशों में नीति को लेकर के, अपनी पॉलिसी को लेकर अनिश्चितता पैदा हुई है। और भू राजनीतिक अस्थिरता, चाहे वो रूस यूक्रेन युद्ध हो, मध्य पूर्व में चलने वाला संघर्ष हो, इन सारी स्थितियों ने एक अस्थिरता की स्थिति को जन्म दिया है जिससे निवेश और विकास प्रभावित हो रहे हैं। अमेरिका में वृद्धि दर 2024 में कितनी थी? 2.8% थी और ये घट करके 2025 में 1.6% हो सकती है। चीन की विकास दर में भी गिरावट हो सकती है, ये घट करके 4.6% हो सकती है। मुख्य रूप से चीन में उपभोक्ता खर्च में हमें कमी देखने को मिली है और रियल एस्टेट संकट के कारण भी इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हो सकती है, जहां पर चीन की विकास दर में घटोतरी होगी, घटाव होगा। विकासशील देशों पर किस प्रकार का प्रभाव होगा? ब्राजील, मेक्सिको, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में विकास दर में गिरावट का अनुमान है और जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, एलडीसीज हैं, उनमें 2025 की जो वृद्धि दर है वो 4.5% से घट करके 4.1% पर आ सकती है। और इसकी कारण क्या है? क्योंकि इनकी निर्यात से होने वाली आय में गिरावट होने की संभावना है, क्योंकि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला लगातार प्रभावित हो रही है नए प्रशुल्कों की वजह से, अनिश्चितता की वजह से। साथ ही फंडिंग की जो सिचुएशन है वो भी कमजोर हो सकती है। उनकी स्थितियां, फंडिंग प्राप्त करने में भी इनको मशक्कत करना पड़ सकता है, जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं। इसके अलावा इनकी विकास सहायता में भी कमी हो सकती है, जिस प्रकार से यूएस एड को लेकर के अमेरिका ने निर्णय लिया है। तो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के सामने इस प्रकार की चुनौतियां हैं जिससे उनकी विकास दर घटने की संभावना है। बढ़ते शुल्क, ट्रेड सिस्टम में असंतुलन से छोटे और कमजोर देश हाशिए पर गए हैं। रिपोर्ट में मल्टीलैटरल सहयोग यानी अलग अलग बहुपक्षीय संगठनों के अंतर्गत सहयोग, नियम आधारित व्यापार व्यवस्था को और ज्यादा बेहतर करना, सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर विशेष तौर से बल दिया गया है ताकि वैश्विक व्यापार की स्थिति को वापस नियम आधारित बनाया जा सके, डब्ल्यूटीओ के मानकों के आधार पर चलाया जा सके और वैश्विक व्यापार को हर स्तर पर बढ़ा करके एक बेहतर आर्थिक समृद्धि की पृष्ठभूमि का निर्माण हो सके। अब इन सभी टॉपिक से संबंधित एक एक प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। पहला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी दी है? आपके सामने चार ऑप्शन है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और जर्मनी। अगला प्रश्न है, खुदरा मुद्रास्फीति मुख्यतः किस सूचकांक के माध्यम से मापी जाती है? आपके सामने ऑप्शन है जीडीपी, डब्ल्यूपीआई, सीपीआई या आईआईपी। तीसरा प्रश्न क्या है, अप्रैल 2025 में भारत की कुल बेरोजगारी दर कितनी थी? 4.5%, 5.1%, 6.5%, 7.73%। ये मासिक आंकड़ों के अनुसार आपको बतानी है। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स यानी विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं रिपोर्ट हाल ही में किसके द्वारा जारी की गई है? ऑप्शन है आपके सामने, संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन या अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देने हैं। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।